नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें जगदीश जी ने शेयर किया है। कहानी 2001 की है। जगदीश बनारस के पास के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। जगदीश 3 भाई थे और तीनों में पहले खूब प्रेम था, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते गए, अब बड़े भाई का शादी हुआ, फिर मझले का हुआ, और इसके बाद धीरे धीरे घर में झगड़ा वगड़ा होने लगा था। जब तक उनके पिता थे तब तक सही चलता रहा, लेकिन जगदीश की शादी के 1 साल के बाद उनके पिता का देहांत हो गया था। अब माँ का उनका देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था। अब जो प्रॉपर्टी थी, इसका विवाद अब शुरू हो गया था। खास करके दोनों जो बड़े भाई थे, वो लोग क्या करते थे, वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। और फिर एक रात सबने मीटिंग किया, आस पड़ोसियों को बुला करके, और ज़मीन के बंटवारा का कार्य करने लगे। अब जो उनका घर था, जिसमें जगदीश जी अपने दोनों भाइयों के साथ में रहा करते थे, अपनी नवी नवेली दुल्हन के साथ में, अब बड़े भाई और मझली भाई उस घर से जाना नहीं चाहते थे। जगदीश को एक पुराने जो घर खरीदे थे उनके पिता ने, जो एक व्यापारी को उन्होंने दिया था, और व्यापारी ने उसमें अपना गोदाम बना रखा था। हाँ, हर महीने किराया जरूर देता था। अब दोनों भाई चाहते थे कि जगदीश उस मकान में जाए। वो मकान पुराना था, जगदीश के पिता ने बने बनाए खरीदा था कुछ साल पहले। लेकिन जगदीश की जो नई नवेली दुल्हन थी, वो नहीं चाहती थी कि उस पुराने घर में जाए, और इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ। अब जगदीश ने सोचा कि चलो अब झगड़े से बचा जाए, आखिर बड़े भाई हैं तो है दोनों के दोनों। अब बड़े भाई पिता तुल्य होते हैं, तो उनका आदेश मानना चाहिए। उन्होंने अपनी दुल्हन को, पत्नी को समझाया कि नहीं, जो उन्होंने बंटवारा कर दिया मुझे मंजूर है। अब फिर अपनी दुल्हन को वो बोलने नहीं दिए। उनकी जो पत्नी थी, पढ़ी लिखी थी और समझती थी ज़मीन की वैल्यू, मकान की वैल्यू, क्योंकि जिस घर में रह रहे थे वो उसकी कीमत ज़्यादा थी, और जहाँ पर वो उनको भेज रहे थे उस जगह की वैल्यू बहुत कम थी, क्योंकि वहाँ पर एक जोहड़ था पानी का तालाब, और उस तालाब के दूसरी साइड में एक शमशान भी था, और इसीलिए उस जगह का जो कीमत था वो कम था। और इस नए जो नया घर था जिसमें लोग रहते थे, उसकी कीमत ज़्यादा थी। लेकिन जगदीश जी ने कंप्रोमाइज़ कर लिया। वो नहीं चाहते थे कि भाइयों में विवाद बढ़े। और फिर वो उस गोदाम के जो मालिक था, जिसको किराया पर उनके पिता ने दिया था, और उनको बोल दिया कि भाई आप अपना जो भी सामान है वो निकाल लो, क्योंकि हमें इस घर में रहना है। वो व्यापारी भी मान गया कि मुझे कुछ महीनों का मोहलत दो, 1 आध महीने की, और मैं अपना गोदाम खाली कर दूंगा। जगदीश के पिता ने जो जब से मकान लिया था, जगदीश का कोई भी परिवार उस घर में एक रात भी जा करके नहीं रहा था। उसके पिता ने पैसा रखा हुआ था घर में, वो रिटायर आए थे, पैसा था, तो उन्होंने प्रॉपर्टी समझ करके इन्वेस्ट कर लिया था। लेकिन आज वो प्रॉपर्टी जगदीश जी के हिस्से में आ चुकी थी। हालांकि घर जो था बड़ा था, 4 कमरों वाला घर था, बड़ा सा आंगन था, और उस आंगन में एक पुराना कुआं भी था। अब वो जो व्यापारी ने अपना सामान निकाल लिया, तब जगदीश जी गए
तो देखे, लेकिन वो जगह अभी भी रहने लायक नहीं था, उसमें मरम्मत की ज़रूरत थी। हाँ, फिर उन्होंने उस जगह का मरम्मत करा करके तब वो पहली रात उस घर में आए थे अपनी पत्नी के साथ में। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की, जिसे हमें भेजे हैं। उनका नाम है जगदीश जी। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही डरावना है। तो चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और वो भी ऑल पे करके। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर, और वो भी जगदीश जी की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। मेरे घर का बंटवारा तो हो चुका था। अब मैं अपने मकान में आ चुका था रहने के लिए अपनी पत्नी के साथ में। घर तो काफ़ी बड़ा ही था, 4 कमरों का घर था, आंगन भी बड़ा था, और हम लोग अच्छी तरह से उसको मरम्मत, पेंट वगैरह सब कुछ करवा दिए थे। अब वो घर रहने लायक हो चुका था। हम उसी में संतोष थे। हालांकि मेरी पत्नी जरूर नाराज़ थी। वो कहती थी कि दोनों भाइयों ने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं उस चीज़ को कभी भी नहीं मानता था। वो हमारे बड़े भाई थे, और बड़े भाई तो पिता तुल्य होता है। मैं नहीं चाहता था कि ये विवाद आगे बढ़े। अब मैं अपनी पत्नी को समझाता रहा कि देखो, अब कुछ नहीं रहा इसमें, जैसे हमें मिला हिस्सा मैं उसी में संतोष करना है। आखिरकार मेरी पत्नी मेरी बात को समझ गई थी, और हम लोग आधी रात के वक्त उस घर में जाग रहे थे और बातचीत कर रहे थे, क्योंकि हम जब सामान शिफ्ट किए थे तभी रात के करीब 10 बज चुका था। फिर थोड़ी देर में ही अब आधी रात हो चुकी थी। हम अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। तभी एक जैसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी आंगन में, और वो रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई आ रही थी। वो जो हमारा घर था सड़क के किनारे था, और हमें लगा कि कोई सड़क पर ही कोई औरत रो रही है, हमें चल के देखना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी गया और देख के आता हूँ कि कौन रो रहा है। मैं जल्दी से अपना जो बाहर का गेट था आंगन से होकर के गुजरता था। मैंने आंगन में ध्यान नहीं दिया। अगर आंगन में पहली बार ही ध्यान दे देता ना तो मुझे बाहर नहीं जाना होता। मैं दरवाज़ा खोल करके रोड पर देखने लगा। रोने की आवाज़ वो गूंज रही थी। मुझे लग रहा था कि कभी रोड से आ रही है, और कभी लग रहा था कि मेरे घर के आंगन से आ रही है। अब तो मैं बाहर निकल गया था और आसपास देखने लगा था कि आखिर औरत में जो औरत की आवाज़ है वास्तव में आ कहाँ से रही है, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं कर पा रहा था। आवाज़ अलग अलग दिशा से मुझे आती हुई सुनाई दे रही थी। अब मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया था, अपने गेट से बाहर निकल गया था रोड साइड पर, और तभी जैसे मेरे घर का दरवाज़ा बंद हो गया था। धड़ाम से आवाज़ हुई और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं समझा कि मेरी पत्नी शायद मेरे पीछे दरवाजे पर आ गई हो। आज जब मैं अपनी पत्नी का नाम लेकर पुकारा कि तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया, मैं तो बाहर में हूँ, लेकिन मेरी पत्नी का कोई भी जवाब नहीं आया। अब मैं वापस अपने दरवाजे पर आ गया और उसको धकेलने की कोशिश करने लगा कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैं लाख कोशिश कर लिया कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं खुला, जैसे बिल्कुल किसी ने अंदर से उसको बंद कर दिया है। और वो जो औरत की रोने की आवाज़ थी अब कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। अब मैं दरवाज़ा का जो कुंडी था बजाने लगा कि मेरी पत्नी जो अंदर कमरे में बैठी हुई थी उसको आवाज़ चली जाए। आखिर ये कुंडी
या दरवाजा किसने बंद कर दिया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी पत्नी का चीखने की आवाज आई। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, एकदम डरी हुई आवाज में, जैसे उसको कोई गला दबा रहा हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, सुनाई पड़ रहा था। अब मैं इधर से मैं चिल्ला रहा हूं कि तुम दरवाजा खोलो, तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, क्यों रो रही हो तुम, क्यों चिल्ला रही हो? लेकिन वो मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी डरी हुई आवाज में। अब फिर उसकी आवाज बिल्कुल शांत हो गया था, और जैसे ही आवाज शांत हुआ, मैं एकदम और परेशान हो गया कि मेरी पत्नी के साथ में क्या हो गया है। और हमारा जो घर था, उसके अगल बगल में जो घर था थोड़ी दूरी पर था। अब मैं उस रात को क्या करूं, किसको आवाज दूं, किसको बुलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी भी दरवाजा को कुंडी बजा रहा था जोर जोर से। मैं अपनी पत्नी को पुकार रहा था कि आकर के दरवाजा खोलो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं तो बिल्कुल घबरा सा गया था, लेकिन उसकी कोई भी आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल अंदर में शांति फैली हुई थी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं करूं तो क्या करूं। उस घर के, हमारी जो बाउंड्री थी घर की, जो दूसरी साइड था ना, वहां पर एक पीछे साइड में नीम का पेड़ था जो बाउंड्री के साथ में ही लगा हुआ था। और वहां से मैं कूद करके उस पेड़ की सहायता से तब मैं अपने आंगन में उतरा था। और जैसे ही आंगन में उतरा, दौड़ता हुआ अपने पत्नी के कमरों के अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी जान निकल गई थी। मेरी पत्नी पलंग पर एकदम जैसे लग रहा है कि मर चुकी है या फिर बेहोश है। और उसके पास में एक लाल कपड़ों में, एक लाल साड़ी में औरत उसकी तरफ घूरे जा रही थी। और जैसे ही मेरा आहट हुआ, उसने मेरी तरफ मुड़ करके देखा। उसकी आंख अंगारों की तरह दहक रहे थे। चेहरा बिल्कुल भयानक काला सा नजर आ रहा था। जगह जगह पर लग रहा था कि चोट के निशान उसके ताजा ताजा अभी के हैं। मैं तो उसको देख करके ही इतना डर चुका था। मैं भागना चाहता था कि वापस भागूं दरवाजा खोल करके और पड़ोसियों को किसी को बुला के ले आऊं, जो कि हमारे घर से थोड़ी दूरी पर थे। और वही मैं करने जा रहा था। और तभी वो औरत जो मेरी पत्नी के पलंग के पास में खड़ी थी, और वो दरवाजे के बाहर आ गई। सेकेंडों नहीं लगा। अब तो जैसे मैं फंस चुका था, मैं बाहर निकल ही नहीं सकता था। और वो मुझे घूर करके देख रही थी, और वो भी भयानक चेहरों से। मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, इतना भयानक चेहरा था। अब मैं एकदम, डर तो पहले ही रहा था, अब तो मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरा सारा बदन डर से कांप रहा था कि हे भगवान, ये औरत इस घर में कहाँ से आई? ये तो चुड़ैल है या फिर कोई पिशाच है। मुझे यही लगा था उस वक्त में, जो उसकी चेहरा मोहरा था देख करके। और वो पलंग से इतनी जल्दी ना जाने कैसे मेरे आगे आ गई थी। ऐसा तो इंसान कर ही नहीं सकता। मैं एकदम घबराया हुआ अब मन में भगवान का नाम ले रहा था कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आप मुझे इस जंजाल से बचाइए। जो भी है, ये चुड़ैल भूत जो भी है, इसको आप भगाइए यहाँ से। ये तो मेरा घर है, ये इसमें क्या कर रही है? अब जो मेरी पत्नी पलंग पर गिरी हुई थी, लग रहा था कि वो मर चुकी है या बेहोश हो गई है, क्योंकि उसके मैंने काफ़ी चीखें सुनी थी डरी डरी आवाज़ में। और जैसा माहौल मैंने अभी देखा, वो तो कोई भी इंसान देखकर हार्ट फेल हो सकता है, उसकी शक्ल सूरत उस चुड़ैल की। अब मुझे यही लगा था कि वो बेहोशी में है या फिर वो मर चुकी है। और तभी मेरी पत्नी एकदम जैसे पलंग से जिसे सो रही हो और अपनी आंखें खोली हो। उसकी आंखें एकदम लाल लाल मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे उस प्रेतनी का उस पर कोई साया चढ़ गया हो।
और वो सीधा उठ करके पलंग से अब जमीन पर, फर्श पर खड़ा हो गई थी और उस चुड़ैल की तरफ देख करके अब कुछ बोलने लगी। वो भी बहुत तेज तेज आवाज में, जैसे उसको डांट रही हो, उसको वहां से भगाने की कह रही हो। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हुआ पड़ा था। मैं तो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है। अब मेरी अचानक इस पत्नी को क्या हो गया, जो उस चुड़ैल को डांट रही थी, ललकार रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। और वो मेरी तरफ अब दरवाजे के पास अपनी आंखें चेहरा ऊपर किए हुए गुस्से से, जैसे उस पर कोई आत्मा सवार हो गया हो, अब मेरे पास आ गई, जैसे उसने मुझे देखा तक नहीं। मैं उसके रोकने की कोशिश कर रहा था कि तुम रुको रुको, कहाँ जा रही हो उसके आगे, लेकिन वो मेरी कोई बात भी नहीं सुन रही थी। मुझे तो ऐसे हाथ से झटक दिया कि मैं दूर साइड में हो गया था। अब मेरी पत्नी उस चुड़ैल के सामने खड़ी थी और उस चुड़ैल को ललकार रही थी कि तू यहाँ से भाग जा, तू यहाँ पर रह नहीं सकती, तू भाग जा, इसी वक्त यहाँ से निकल जा। और वो चुड़ैल जो इतनी भयानक लग रही थी, वो जैसे डरावनी शकल सूरत था, कोई भी इंसान देख करके कैसे उससे बात कर सकता है। लेकिन मेरी पत्नी बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, ना जाने क्या हुआ था उसके साथ में। तभी वो चुड़ैल जैसे वहां से पीछे हटने लगी। जैसे हटती जा रही थी, मेरी पत्नी आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो जो हमारा कुआं था, जिसके ऊपर में ढक्कन लगवा करके और हमारे पिताजी ने बंद करवा दिया था कि हमें कुआं का क्या जरूरत है, बहुत पुराना कुआं था। और वो जो चुड़ैल थी उस कुएं के पास जाकर के और अचानक गायब सी हो गई। और उसके बाद मेरी जो पत्नी बाहर में खड़ी थी और अचानक नीचे गिरी और फिर बेहोश हो गई थी। मैं सब दृश्य देख करके अब बिल्कुल बिल्कुल इतना घबराया हुआ था कि ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी पत्नी को ये क्या हो गया। और फिर मैं पत्नी को अपना उठाया, सीधा उठा करके उस घर से बाहर निकल गया था। उसी रात को दरवाजे पर मैंने अपनी पत्नी को जैसे तैसे करके और बाहर से मैंने दरवाज़ा कुंडी लगा करके कंधे पर रख करके अपनी पत्नी को पड़ोसी के घर पहुंचा था। और जिसको मैं चाचा कहा करता था, उनकी कुंडी खटखटाने लगा। अब मैं इतनी शोर कर रहा था कि आखिरकार उनकी नींद जाग चुकी थी। वो आकर के पूछने लगे, भाई कौन है, कौन है। तब मैंने बोला कि चाचा जगदीश हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। तब उन्होंने दरवाज़ा खोला था। हाँ, मेरे कंधे पर मेरी पत्नी थी और मैं सीधा उनके घर में घुस गया था। वो चाचा और उनका परिवार भी अब जाग चुका था और चाचा तो देख करके एकदम घबरा से गए थे और कहने लगे, अरे क्या हुआ इसको, क्या हुआ, बताओ सही तुम। लेकिन मैं सीधा एक खाट पर अपनी पत्नी को लिटा दिया और तब मैं पूरा हाल जो मेरे साथ में हुआ था चाचा को बताया। अब चाचा भी ये सब बात सुन करके एकदम दंग सा रह गए थे। वो कहने लगे कि पहले अपनी पत्नी को होश में लाओ, होश में लाओ, जल्दी से पानी वानी छिड़को और उसको जगाओ। अब चाचा ने लोटा का पानी ला करके दिया। अब मैं उसके चेहरे पर डालने लगा। कुछ देर के बाद में मेरी पत्नी ने आंखें खोल दी और जैसे ही आंखें खोली वो फिर चिल्लाने लगी, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, मुझे बचाओ। अब मैं उसको पकड़ लिया कि अब डरने की जरूरत नहीं है, हम चाचा के घर में हैं, हम उस घर में नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपना रोना धोना बंद किया था। अब चाची भी आकर के मेरी पत्नी को संभाल रही थी और वो उसको चुप करा रही थी कि अब डरो मत, तुम मेरे घर में हो, वो घर वो तो दूर है। अब वो कहानी तो हमने चाचा को सब कुछ बता दिया था। चाचा कहने लगे कि देख बेटा, मैं तेरे पिता से बताना चाहता था कि ये घर मत खरीदो, लेकिन वो तेरे पिताजी माने नहीं।
मैं बहुत समझाया उनको कि ये घर भूतहा है, मैं जानता था पहले से ही, लेकिन कम पैसे में मिल रहा था तो तेरे पिताजी को लगा कि मैं कहीं सौदा उनसे छीन तो नहीं रहा, और वो माने नहीं मेरी बात को। आखिरकार वो मकान खरीद लिए थे। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे किसी परिवार को इसे यहाँ पर रखा नहीं था, तुम्हें तो मालूम ही है ना। उन्होंने एक व्यापारी को दे दिया था, गोदाम बनाया था। अब देख लो आज तुम इस मकान में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं कहूँगा बेटा कि इस मकान को तुम छोड़ ही देना, ये बहुत भयानक मकान है। और रही बात तुम्हारी पत्नी के ऊपर में क्या हुआ था, लेकिन पत्नी तो कुछ भी नहीं बता रही थी कि आखिर वो अचानक पलंग से कैसे उठी और उस पर कौन सा बेबी, कौन सा चीज़ सवार हो गया था। वो बिल्कुल नहीं बता पाई कि उस वक्त में चुड़ैल के साथ में उसने क्यों ऐसा किया, क्या हुआ था उसके साथ में। लेकिन हम उस घर में गए नहीं, हम चाचा के घर पर ही रात गुजारे थे। और चाचा ने बिल्कुल सही कहा था कि वो घर भूता है, हमारे पिताजी को खरीदना नहीं चाहिए था। एक तो बगल में पानी का जोहड़ था और उसकी दूसरी साइड में शमशान भी था। और सबसे पुराना तो हमारा वो कुआं था जो हमारे घर में था, जहाँ पर वो चुड़ैल जा कर के गायब हो गई थी। मुझे अंदेशा था कि शायद उसी कुएं के अंदर में वो चुड़ैल का वास था। और इसके बाद तो हम किराए के मकान में चले गए थे। उस मकान को हमने बहुत कोशिश किया कि बेच दें, लेकिन वो मकान जो भी आता था जानकारी तो ज़रूर लेता था कि आखिर उस मकान का इतिहास क्या है। पूरे 5 साल तक हम किराए में रहे थे और फिर एक व्यापारी ने उस हमारे मकान को खरीद लिया था। वो भी उस घर को तोड़वा करके एक गोदाम सा बना दिया था, वहाँ सिर्फ सामान रखने के लिए। और फिर हम उस पैसे से एक दूसरा मकान खरीदे थे और तब हम लोग शांति से रहने लगे थे। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया था, जो हमारे पत्नी के साथ में हुआ था। मैं जब ससुराल गया था तो हमारी सासू माँ ने बताया उसकी बात। जब मैं सारी अपनी बात उस रात की अपनी सासू माँ को बताया था कि उसके हमारी पत्नी के ऊपर में ऐसी क्या चीज़ सवार हो गई थी जो वो चुड़ैल से भी नहीं डरी, और वो चुड़ैल को उस वक्त में भगा कर कहीं दम लिया था। मेरी सासू माँ कहने लगी कि बेटा, इस पर ऐसा कई बार हो चुका है, ये अचानक कभी कभी नींद में भी चलने लगती थी और इसको होश नहीं रहता था कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ भी पता नहीं होता था। हमने इसका इलाज भी बहुत कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो नींद वाली बीमारी थी वो ख़त्म होने लगी और अचानक ये उठ जाती थी रात में और इसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी हो जाती थी और दरवाज़ा खोल करके ये बाहर चली जाती थी और जैसे लगता था कि आसमान की तरफ देख करके किसी से बात कर रही हो। और जब पीछे से कोई टोकता था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसी वक्त वो ज़मीन पर गिर करके बेहोश हो जाती थी। मैंने अपनी सासू माँ से बोला कि आपने ये बात तो कभी बताई नहीं हमसे। तो सासू माँ कहने लगी, ये बेटा बात बताने लायक थोड़ी था कि हम बताएं आपसे, हमने तो पूरा इलाज करवाया था और हमें उम्मीद थी कि ये सही हो जाएगी। लेकिन देख लो बेटा, ये तो तुम्हारा उस दिन रात को भला ही किया था, तुम्हारी भी जान बचाई और खुद की अपनी जान ही बचाई, नहीं तो उस रात में कुछ भी हो सकता था। सासू माँ की बात भी सही थी। अब मैं जब इस बात को एक पंडित के पास ले गया अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कि आखिर इस पर क्या चीज़ होता है, वो पंडित काफ़ी देर तक देखते रहे थे और फिर वो निष्कर्ष पर निकले कि शायद इस पर माता की सवारी आती है। अब मैं क्या बोलूँ, अब मुझे इन बातों का मतलब तो समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना तो जरूर जान गया था कि शायद हो सकता है कि उस रात माता ही मेरी पत्नी के ऊपर में आई हो और वो उस रात को हमारी उन्होंने बचाव किया हो।
लेकिन इसके बाद मैंने फिर बहुत इलाज कराया अपनी पत्नी का। जो पंडितों के पास गया था, डॉक्टरों के पास गया था, और तब जा कर के वो जो बीमारी थी, वो नींद में चलने वाली, वो सही हो गई थी। लेकिन किसके इलाज से हुई थी मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर से हुई थी या तांत्रिक के कारण हुई थी, कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन अब बिल्कुल सही हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी जगदीश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा प्यार इसको भी दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।